हेलो फ्रेंड्स, एग्जामपुर 91 पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देखिएगा दोस्तों। एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है दोस्तों। इससे बाहर आपको 6 to 8 में सोशल साइंस एसएसटी में दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों एग्जाम में, सीटेट में दोस्तों। आप लोग एग्जामपुर 91 को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दोस्तों। उस पर 1 से 1 दोस्तों क्वेश्चन आंसर दिया जाता है दोस्तों, जिससे आपको अदर कमीशन एग्जाम की भी तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। जैसे बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, जीडी हो गया दोस्तों, रेलवे एलपी हो गया दोस्तों, आरपीएफ हो गया दोस्तों। सभी का अदर कमीशन एग्जाम का तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग अदर्स एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इस चैनल को जितना से जितना शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को, जिससे हमको मोटिवेशन मिले दोस्तों, और हम और वीडियो बनाने के काम को तेजी लाए दोस्तों, जिससे आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, हम भी पढ़ाई करते हैं दोस्तों। इसलिए हम जो भी बताएंगे दोस्तों, जो अपने लोग यानी हम लोगों को जो फायदा होगा दोस्तों, यानी जो एग्जाम में एकदम आने की प्रबल संभावना होगा दोस्तों 100%, जो कि आने की एकदम गारंटी है दोस्तों कि आना ही आना है, वही सब क्वेश्चन को बताया जाएगा दोस्तों एग्जामपुर 91 पर दोस्तों। अलूल जलूल को इस चैनल पर नहीं बताया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सीटेट 22-23 एसएसटी है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 दोनों के लिए है दोस्तों, 6 to 8 के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैव मंडल दोस्तों, बायोस्फीयर, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं दोस्तों। परितंत्र, इकोसिस्टम दोस्तों। इकोसिस्टम सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुलम और टुंड्रा दोस्तों। क्षेत्र, एरिया। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता ह्यूमिडिटी कम होती है,
वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों को की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडग्रेड स्पेसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और पौधे की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। खनिज मिनरल्स कुछ पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थों मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह रॉक क्लस्टर्स में स्वकेंद्रित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, सन स्तर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता सोल्यूबिलिटी के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संघटक वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिज की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात है। खनिजों के प्रकार टाइप्स ऑफ द मिनरल्स। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, मेटेलिक और अधात्विक नॉन मेटेलिक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती है और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोह हो सकते हैं। लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। और धात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, परिवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। खनिज खनन मीनिंग पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवरित खनन ओपन कास्ट मीनिंग कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक शाफ्ट्स कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन सेफ मीनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे परिवेधन डार्लिंग कहते हैं। सतह के नीचे स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से
खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों इनगेनियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जबकि अन्य अपसादित सेलों सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों को निर्माण होता है में पाए जाते हैं। कायांतरित सेल समूह जिन्हें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी द स्वीडन में लो अयस्क आयरन ओटेरिया यानी ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप। दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन बलित पदार्थों के अपसादित सेल समूहों में धात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन की मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अपसादित स्तर में पाए जाते हैं। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा यानी कॉपर, सीसा, लेड, जस्ता, जिंक, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज और बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग है उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट का कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क और टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कलगुली और कुलगाटी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों। खनिजों के उपयोग, यूज ऑफ मिनरल्स। खनिज और नवीकरणीय
संसाधन है। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण ज्वेलरी बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन, फायरवुड और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन, फायरवुड्स, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है दोस्तों। जीवाश्मी ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन है दोस्तों? कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका भी उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोयला, कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर कहा जाता है। कोयला लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप, ब्यूरिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। विश्व के अग्रणी कोयले उत्पादक देशों में चीन फर्स्ट में है दोस्तों, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है दोस्तों। भारत के कोयले उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है दोस्तों। पेट्रोलियम और तेल दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिसंस्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम, डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियां के डेल्टा है दोस्तों। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है दोस्तों। जल विद्युत, हाइड्रो पावर, बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है दोस्तों। ब्राजील में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र है। भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत,
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों, सोलर पैनल से तापमान व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक और सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित है। पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और तथा स्पेन में पाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणु के केंद्र में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों, नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइड बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा है। दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा, गैथोर्मल एनर्जी, ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुआ घाटी में स्थित है। दोस्तों, ये दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन। दोस्तों, पुआ घाटी कहाँ है? दरोगा के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, लद्दाख में है। इस क्वेश्चन को बनाए थे दोस्तों हम। लद्दाख में पुआ घाटी स्थित है, लूसेंट में नहीं दिया गया। दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा, टीरियल एनर्जी, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है।
और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद ऑर्गेनिक नेचर का उत्पादन होता है दोस्तों। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी और तृतीयक, टर्टियरी क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत इन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं दोस्तों। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात यानी स्टील, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण है दोस्तों। कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित हैं दोस्तों। कृषि संबंधित क्रियाओं में संलग्न है दोस्तों, मतलब कर रहे हैं दोस्तों। भारत में 50% जो लोग हैं कृषि पर आधारित है दोस्तों। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि अरेबल लैंड कहलाती है दोस्तों। एग्रीकल्चर, कृषि, मृदा की जुताई, फसलों का उगाना, पशुपालन का विज्ञापन एवं कला है जिसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरा हो सकता है। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर यानी द्रक्षा कृषि, अंगूरों की खेती है दोस्तों। विटीकल्चर क्या है? द्रक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना है दोस्तों। कृषि तंत्र, फार्म सिस्टम, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, सीड्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और श्रमिक लेबर हैं। जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है दोस्तों। कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। निर्वाह कृषि, सब्सटेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल फार्मिंग। निर्वाह कृषि, सब्सटेंस फार्मिंग, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर और आदिम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है दोस्तों। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचरण शामिल है दोस्तों। स्थानांतरी कृषि, शिफ्टिंग कलेक्टिवेशन, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं।
वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसाव जैसी फसलें को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन सेल्स एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील, लदान मलेशिया। जलवासी पशु चारण नोमैडिक हार्डिंग सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। वाणिज्यिक कृषि कॉमर्शियल फार्मिंग दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर शामिल है दोस्तों। वाणिज्यिक अनाज कृषि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं दोस्तों। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फॉर्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग में भूमि का उपयोग भोजन व चारों की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है दोस्तों। रोपण कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है दोस्तों। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। मुख्य फसलें मेजर क्रॉप्स गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। कृषि का विकास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश कैसी कृषि करते हैं दोस्तों? गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसत आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं दोस्तों। उद्योग इंडस्ट्रीज उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। आकार यानी साइज उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की
नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है। लघु आकार के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बृहद आकार के उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व, ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों को का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। औद्योगिक विपदा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 1 बजे घटित अब तक की सबसे 12:30 बज रहा है दोस्तों, घटित अब तक की सबसे बड़ी त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़ों गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। उभरते हुए उद्योग, सनराइज उद्योग के नाम भी जाने जाते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। परगलन स्मेल्टिंग, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापकर निष्कर्षित किया जाता है। मिश्र धातु एलॉय इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल इस इस्पात का कारखाना था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के
टेक्सचरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई थी। देश के प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गलस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह बहुत जल्द ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया है। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है दोस्तों। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विषुववृत्त इक्वेटर के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं दोस्तों। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा और जल तथा खनिज। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। सांस्कृतिक कारक, घने और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। जनसंख्या परिवर्तन, पॉपुलेशन चेंज। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका गया है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर की प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास, माइग्रेशन कहते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। उत्प्रवासी, इमिग्रांट्स के वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी, इमिग्रांट्स वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ती है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है।
जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितने स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक अंत किया जाता है। एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों एसएसटी का ज्योग्राफी यानी भूगोल दोस्तों का चैप्टर समाप्त किया जाता है। दोस्तों भूगोल का 3 वीडियो बना है दोस्तों, एसएसटी का 3 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दोस्तों। पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया दोस्तों, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला चैप्टर हिस्ट्री का है दोस्तों, एसएसटी का हिस्ट्री का है दोस्तों, जो अगला वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों आगे चैप्टर से दोस्तों, हिस्ट्री से। एग्जाम्पल 91 को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।